पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। कल तरनतारन में बलविंदर सिंह की उनके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका जताई, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर, उनके भाई और दोनों की पत्नियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया गया है। तो 24 घंटे के बाद भी अभी तक हत्यारों का कुछ भी अता पता नहीं है। फिलहाल सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए जिसमें ये बेखौफ बदमाश जो हैं वो वहां पहुंचते हैं। परिवार ये कह रहा है कि इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ होगा, क्योंकि एक लंबी जंग उन्होंने आतंक के खिलाफ लड़ी थी। पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वाले कॉमरेड बलविंदर सिंह, जिनका इस वक्त जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद दोबारा पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, तमाम कोशिशें जो खालिस्तानी संगठन है या खालिस्तान समर्थक संगठन है वो कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे मौके पर उनकी घर में घुसकर हत्या हो जाना, ये इसने पूरे पंजाब में एक तरीके से ये कहें कि बहुत रोष, बहुत गुस्सा और बहुत हलचल पैदा कर दी है। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, कॉमरेड बलविंदर सिंह जी का उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो ये घटना हुई? आपको अंदेशा था कहीं दूर दूर तक कि इस तरीके का कोई हमला हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल अंदेशा था जी, क्योंकि हम बार बार सिक्योरिटी दी, विड्रॉ की, एक गनमैन दिया, वापस ले लिया। तो पता ही था कि जैसे रेफरेंडम 2020 चल रहा है, प्रशासन को पता, गवर्नमेंट को पता, हर एक जो भी कोई इंटेलेक्चुअल लोगों ने पता है कि ये जो दौर चल रहा है ये टेररिज्म का ही है। कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा कर के खालिस्तान का झंडा लहरा देना, सरकारी दफ्तरों पे लहरा देना, जगह जगह पे खालिस्तान के नारे लिख देना, और ये खालिस्तान की बात ही तो है, टेररिज्म तो है ये सारा कुछ। आपको लगता है कि आपका शायद बहुत चुनिंदा परिवारों में से ऐसा परिवार होगा जिसमें 4 शौर्य चक्र आपके परिवार के लोगों को मिले हैं, और आपने वो पूरा दौर देखा है आतंकवाद का और उसका डट करके मुकाबला किया पूरे परिवार के साथ। आपको लगता है कि वापस उसी तरीके की स्थितियां बन रही है या वापस आतंकवाद पनपने की कोशिश कर रहा है? ये इसको आप जोड़ कर देखते हैं, जो हमला हुआ घर में घुसकर जो हत्या की गई, इसको जोड़ करके देखते हैं आप कि आतंकवादी गतिविधि? हाँ जी, हाँ जी, हमला तो कल हुआ, लेकिन जैसे ही रेफरेंडम के 2020 की बात आ रही थी, बाहर से फंडिंग आ रही, बिल्कुल पंजाब में आप सबको पता है कि नशा बता बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, नौजवान बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं है, तो कुछ ना तो फिर कुछ चाहिए। बाहर से फंडिंग आ रही है तो जो नौजवान लड़के वो बड़ी जल्दी गुमराह हो रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वेपन मिल रहे हैं, और उन्हें बड़े सब बाग दिखाए जा रहे हैं कि आपको पता नहीं क्या बना देंगे, खालिस्तान आ जाएगा। बनना नहीं खालिस्तान, बिल्कुल नहीं बनेगा, हम बनने भी नहीं देंगे। बेशक हम अपनी जाने के उन्हें कुर्बान कर दें, पहले भी फाइट किया आगे के। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र को शहीद कर दिया तो हम डर के बैठ जाएंगे, नहीं, पहले से भी ज़्यादा डट के लड़ाई करेंगे। पहले भी हमने जान तली पे धर के रख करके फ़ाइट किया, अब भी करेंगे। पहले हम अकेले थे तब उस टाइम टेररिज्म का टाइम था, अब पूरा समाज, सोसाइटी, जितने भी अच्छे लोग हैं इस बात को गलत मानते हैं कि ये टेररिज्म खालिस्तान की बात नहीं आनी चाहिए, वो सारे हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपने मानसिक तौर पे मेंटली हम बिल्कुल स्ट्रांग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा जो है हमें नुकसान हुआ है, मेरे हस्बैंड का जो मर्डर हुआ है, उन्हें शहीद किया गया है, ये कमी पूरी नहीं होगी हमारे पूरे परिवार की, उनकी बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की, उन्हें चाहने वालों की, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना स्ट्रांगली फ़ाइट करेंगे। जहाँ भी हमें जो बोलना पड़ेगा बोलेंगे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स का जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा फ़ाइट किया है, तो उन्हें शहीद कर दिया गया, इसका बदला तो लेंगे ही, हमें कैसे भी लेना पड़े।
आप लोगों ने इतना आतंकवादियों के साथ एक तरीके से आंख में आंख डाल करके उनका मुकाबला किया उस दौर में, आप लोगों को नहीं लगता था कि इस तरीके का हमला हो सकता है? सुरक्षा के लिहाज से क्या आप लोगों सिक्योरिटी आप लोगों को नहीं मिली हुई थी? कब से नहीं मिली हुई थी? लगता था ना, हमें लगता था, क्योंकि हम तो हमेशा ही हिट लिस्ट पे रहे हैं ना। बेशक गवर्नमेंट ने शो कर दिया हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, शो कर दिया हो कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, नहीं था। हमें डाउट था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो वहाँ से ही अपना सारा काम चला रहे हैं। और पंजाब में नौजवान लोगों को, इवन के जो बड़ी एज के लोग हैं, उन्हें भी फंडिंग कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं खालिस्तान के लिए। हमारे माइंड में था, टाइम टू टाइम हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कभी हम सुरेश अरोड़ा को मिले, एक बार रिक्वेस्ट की, 2 गनमैन रिकमेंड किए, एक दे दिया, 1 वीक के बाद वापस ले लिया। फिर हम मिले जा करके स्मेश सैनी को, अरोड़ा से पहले, उन्होंने भी 2 गनमैन रिकमेंड करके एक दे देना, कभी 2, कभी 1 महीना देना, 6 महीने वापस ले लेना। अब जैसे ही लॉकडाउन चला 22 मार्च को, उसी दिन हमारा एक ही गनमैन था, वो वापस ले लिया। हमें मालूम था कि हम पे अटैक हो सकता है, क्योंकि हम तो है ही हिट लिस्ट पे। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं, तरन से इस वक्त साथ हैं। अनुराग, परिवार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सुरक्षा वापस ना ली जाए, बावजूद इसके उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाती। देखिए बिल्कुल, और इससे बड़ी लापरवाही कुछ हो नहीं सकती है, या ये कहे कि आपने आंखें मूंद ली उन देशभक्तों के प्रति जिन्होंने जब वक्त था, जब ज़रूरत थी, तो वो देश के लिए सीना तान कर खड़े थे, आतंकियों का मुकाबला कर रहे थे। 4 शौर्य चक्र विजेता जिस परिवार में, मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके का जो स्थानीय लोग हैं उनमें किस तरीके का रुतबा है परिवार का, कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर ये परिवार का दुख साझा करने के लिए पहुँच रहे हैं। इधर की तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा दिखाएं कि किस तरीके से तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जैसे जैसे लोगों को तक ये खबर पहुंच रही है, बड़ी तादाद में लोग परिवार का दुख बांटने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी हमारी जो एसआईटी के मेंबर हैं, वो रिपोर्ट भी आप देखेंगे अभी, कि जो एसआईटी के मेंबर हैं, डीएसपी हैं इस इलाके के, उनसे हमारी बात हुई और उनके पास कोई जवाब इस बात का नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि परिवार को सुरक्षा दी जा रही है, 3 सुरक्षाकर्मी दिए जाएंगे 3 सदस्यों के लिए, जो शौर्य चक्र विजेता 3 सदस्य हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अब उस लकीर को पीटने का क्या फ़ायदा। अगर पहले सुरक्षा दी जाती तो शायद जिंदगी बचाई जा सकती थी उस देशभक्त की जो आज शहीद हो गया। लेकिन क्या वो पुलिस के पास लॉजिक था, क्यों सुरक्षा हटाई गई, इस बात का कोई जवाब उनके पास नहीं था। हमने ये भी पूछा कि क्या नेताओं की सुरक्षा भी हटाई गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 30% नेताओं की सुरक्षा एज इट इज़ थी, बाकियों की हटाई गई थी। तो हमने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या 30% जो नेता थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इस देशभक्त परिवार से, उनके पास कोई जवाब नहीं था। एसआईटी की जाँच में अभी पुलिस कहीं नहीं पहुँची, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं है। पुलिस अभी भी किसी कंक्लूजन पर, किसी दिशा में नहीं पहुंची है। वेपन्स क्या इस्तेमाल हुए उसके बारे में फिलहाल पुलिस कोई जानकारी साझा नहीं करना चाहती है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो अब ये जो जांच की जा रही है, इस पर भी इस तरीके का सवालिया निशान है कि वो एसआईटी जो पुलिस फोर्स यहां मौजूद थी, जिसकी सुरक्षा नहीं होने की वजह से ये हत्या हुई, उसके सदस्य तमाम एसआईटी में मौजूद हैं। तो किस तरीके का उम्मीद उनसे की जा सकती है जांच की, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि उनको जो सुरक्षा नहीं दी गई, लापरवाही किसकी थी, किस अधिकारी ने सुरक्षा वापस ली, क्या उसकी जिम्मेदारी तय होगी? सरकार में कौन ऐसा अधिकारी था जिसने ये सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया और किस आधार पर किया, क्या उनकी जिम्मेदारी तय होगी? ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल। और अमित, देखिए यही बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि आखिरकार ये जरा बताइएगा और हमारे दर्शकों को भी समझाइएगा कि अगर किसी को सुरक्षा मिलती है और उनकी सुरक्षा अगर वापस लेनी है तो ये निर्णय किसका होता है और इस निर्णय के पीछे का ग्राउंड क्या होता है? अगर किसी पर 1 साल पहले भी हमला हुआ हो, क्या उसकी भी सुरक्षा वापस ले ली जाती है? देखिए, जिनको जिनको प्रदेश सरकार सुरक्षा मुहैया करवाती है, बाकायदा एक कमेटी होती है जिसमें इंटेलिजेंस लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, प्रदेश सरकार के आला अधिकारी होते हैं, और वो समय समय पर रिव्यू करती है और इनकी सूची बनती है। राज्य में या उस जगह पर कानून व्यवस्था की परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से उस शख्स को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है और बाकायदा ऐसे लोगों की सूची बनती है। और जब पिछले कुछ 2-3 सालों से लगातार पंजाब की अगर हम बात करें तो इनपुट यहाँ पर मिल रहे थे कि खालिस्तानी मूवमेंट है, ये बराबर अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा है और कई वारदात
को अंजाम देने की फिराक में है और कुछ वारदातों में इनकी संलिप्तता भी सामने आई थी। सिख फॉर जस्टिस और इसके अलावा अन्य जो बैंक लूट थी, इससे पहले एक नेता की हत्या थी, इन सब में इनकी संलिप्तता सामने आई थी। तो इसके बाद इन ऐसे परिवार, ऐसे सम्मानित परिवारों को सुरक्षा देना ये राज्य सरकार का कर्तव्य था। लेकिन ये सूची यहाँ पर बनी ही नहीं, और अगर बनी भी तो उनको एक प्रोटोकॉल के मुताबिक 3 या 4 सुरक्षाकर्मी, जो अब हमारे सहयोगी अनुराग कह रहे हैं कि अब पुलिस मुहैया करवाने की बात करी, वो उस समय से ही करवानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे थ्रेट, ऐसी बातें सामने आई थी। यहाँ तक कि संसद में भी इस बात की चर्चा हुई थी और इस बात को सूचित किया गया था कि आईएसआई की मदद से खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जब ऐसे अहम संवेदनशील इनपुट लगातार सरकार को मिलते रहते हैं, तो इन ऐसे ज़रूरी लोगों की सुरक्षा व्यवस्था सरकार को मुस्तैद रखनी चाहिए, मुहैया करवाना चाहिए। अहम जानकारी अमित आपने पहुंचाई नीतीश, और इससे सवाल अब ये कि जब ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट हो सकता है और वो शख्स जिसने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, आप उसकी सुरक्षा वापस ऐसे समय में कर लेते हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो है हास्यास्पद है, बड़ी लापरवाही है और इसमें सरकार की तरफ से ही पूरी चूक है। जिस शख्स पर 20 बार हमला हो चुका होता है और पंजाब में 2016 ऑनवर्ड्स लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है। मैं आपको बताऊं, 8 केसेस कम से कम जो राइट विंग लीडर्स के हैं, आरएसएस के हैं या और लोग हैं, उनके 8 केसेस कम से कम एनआईए देख रही है। जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो केस को क्रैक करने में कामयाब नहीं हो पाई और एनआईए ने जिन केसेस में चार्जशीट दाखिल की है, पंजाब से जुड़े सारे केसेस हैं, उसमें साफ तौर से खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदा फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, इन सब का नाम आया है। और ये भी आई है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी इन वहाँ पर परमजीत सिंह पम्मा या फिर गुरुपतवंत सिंह पन्नू हो या फिर और भी हो, जैसे हरमीत सिंह पीएचडी हो, हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में बैठा हुआ है। तो इन सब के इशारे पर इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। तो ये 2016 से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब एक शौर्य चक्र विजेता की हत्या हो जाती है जिसके परिवार में 4 है, उसके लिए जाहिर तौर से पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है जिसने उनकी सुरक्षा वापस ली। ठीक है, नीतीश रहिए आप हमारे साथ। अनुराग, हमारे सहयोगी ने अब से थोड़ी देर पहले डीएसपी से बात, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। कॉमरेड बलविंदर की हत्या को लेकर के जो एसआईटी बनाई गई है उसके सदस्य और डीएसपी राजवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजवीर जी, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी तो इस तरीके की हुई नहीं है इस मामले में। क्या 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन आप लोग? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। राजवीर जी, आप इलाके के डीएसपी भी हैं, इस परिवार में 4 शौर्य चक्र विजेता है, इनकी सुरक्षा को लेकर इनका कहना है कि बार बार रिमाइंडर्स देने के बाद, तमाम अधिकारियों से मिलने के बाद भी इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। नहीं, वो तुहानूं दसी अगे भी गल भी कोविड के संबंध में जदों कोविड शुरू होया सी उदों सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਹੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਬੰਦੇ सिक्योरिटी ला दी गई है। राजवीर जी, सारे जो इस कोविड के काल में जो सारे नेता थे उनकी भी सिक्योरिटी वापस ले ली थी? हाँ जी, लगभग उन्होंने मतलब 70-80% ले ली ही, क्योंकि सारे लीडर घरों के सीगे, वो बाहर तो जाते ही नहीं क्योंकि बंद सी, करफ्यू लगा ही, लॉकडाउन ही, जिस संबंध मतलब जिस हिसाब से किसी थ्रैट पिक्चर नहीं उस हिसाब से वो सारी कट दी गई। तो ऐसा परिवार जिस पर कि 20 हमले हुए हों, 4 शौर्य चक्र विजेता हों, वो 30% नेताओं से कम इम्पोर्टेंट लगा आपकी पुलिस को? नहीं, इम्पोर्टेंट तो पूरे थे, इम्पोर्टेंट की बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिक्योरिटी दी है इनको। शेषनारायण जी हमारे साथ हैं। शेषनारायण जी, डीएसपी को सुना आपने, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी कम हुई है, नेताओं को सिक्योरिटी दे दी गई, वो उनको महत्वपूर्ण लगी, लेकिन यहाँ एक शौर्य चक्र जो प्राप्त है जिस शख्स को, उसकी सुरक्षा, जिसको लगातार थ्रेट मिल रहे हो, जिस पर 1 साल पहले हमला हुआ हो, उसकी सुरक्षा इनको महत्वपूर्ण नहीं लगी।
ये बेचारा डीएसपी तो मुकामी पुलिस है ना, वो फैसला तो ऊपर से हुआ है। इस पर अमरिंदर सिंह की सरकार को डायरेक्ट और करें कि साहब हमने लॉकडाउन के टाइम सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी। तो ये सारे नेता जब बिलों में छुपे हुए थे उस वक्त तो जब लड़ रहा था। और एक बात जरूरी है कि अभी जो जगदीश कौर, मतलब हम उसको बलविंदर सिंह की पत्नी के तौर पे क्यों न जाने, वो अपने आप में एक फाइटर है। और हमारा ये मानना है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, कि उसी की प्रेरणा से के बाद से 20-22 साल में तो था जब चल रहा है, तो वो ये सारी लड़ाई लड़ी गई है। तो जो अभी उसने इंटरव्यू में अनुराग ढांडा के हमारे इंटरव्यू में जिसने कहा है, वो हर बात को लिख लेना चाहिए। इंटरनेशनल टेररिज्म से लड़ने का उससे बेहतरीन कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता जो बात उसने कही। कनाडा से और पाकिस्तान से, हर जगह से जो आ रहा है, यही तो मामला एफएटीएफ के सामने पेश है पाकिस्तान का, कि तुम यही कर रहे हो, टेरर की फंडिंग कर रहे हो। और एक सामने ज्वलंत उदाहरण है। भारत सरकार को चाहिए तो एफएटीएफ में आज ही ले जाके खड़ा करें कि भैया ये देख लो ये क्या कर रहे हैं ये लोग। पूरे कनाडा में, पूरे पाकिस्तान में पूरा आईएसआई का विंग है खालिस्तान फोर्स, तो वहां पे ये काम कर रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह बुरी तरह से फेल हो गए हैं। और ये डीएसपी बेचारे की कोई औकात नहीं है कुछ सिक्योरिटी देश के ले सके। थ्रेट परसेप्शन की जो बात की है, और थ्रेट परसेप्शन की नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कमेटी होती है, और उसमें इंटेलिजेंस का बंदा होता है, सारे लोग होते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, पॉलिटिकल डिसीजन होता है। तो 30% बिल्कुल, यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का निर्णय होता है, और इसी में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही या गलती कहें तो वो गवर्नमेंट की, यानी सरकार की लगती हुई नजर आ रही है। पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक देखिए कोई सुराग भी इस बीच पुलिस को हाथ नहीं लगा है। कल तरनतारन में बलविंदर सिंह की उनके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो में बाइक पर आए आरोपी उनके घर में घुसते नजर आते हैं, वहां फायरिंग करके कुछ ही देर बाद वहां से भागते हुए भी देखिए नजर आ रहे हैं। तो ये जो भी है कितने बेखौफ हैं, अंदाजा जरा लगाइए कि ये घर में घुसते हैं, बाकायदा गोली चलाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अनुराग, देखिए बिल्कुल बेखौफ नजर आते हैं, और आप उसमें जो बॉडी लैंग्वेज भी है वो भी आप देखिए कि किस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से अंदर आते हैं। इसका सीधा मतलब ये है, जो हमने जितने अभी तक क्राइम केसेस जिस तरीके के कवर किए, इसका सीधा मतलब ये है कि बाकायदा रेकी की गई थी पूरे इलाके की। उनको मालूम था कि किस वक्त पर कॉमरेड नीचे आते हैं अपने यहाँ। ये जो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो गमले यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनमें पानी देने के लिए सुबह सुबह वो नीचे आते थे, और बाकायदा इस बात की रेकी की गई थी कि इस वक्त वो अकेले होते हैं, नीचे आते हैं। गेट पर आवाज़ की गई, गेट से आवाज़ लगाई गई, जिसके बाद कॉमरेड अपने कमरे से यहाँ से बाहर आते हैं, और जैसे ही वो इस दरवाजे तक पहुँचते हैं, यहीं पर वो फायरिंग का आप जो वीडियो सीसीटीवी वीडियो देखा है, वो यहीं से फायर करता है पहला। और पहली गोली लगने के बाद वो अंदर जाकर के सुनिश्चित करता है कि किसी भी तरीके से कॉमरेड जिंदा नहीं रहने चाहिए। 5 गोलियां उन पर बरसाई जाती है। तो निश्चित तौर पर ये एक टारगेट किलिंग है, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस व्यक्ति की हत्या करनी है आज, ये सोच करके। और आप देखें जो मॉडस ऑपरेंडी है वो और ज्यादा खतरनाक है। आप देखिए ये जो पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं, अगर इनमें से एक भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़ा होता दरवाजे पर, तो इस तरीके से फ्री हैंड नहीं मिलता। उन दो यहाँ पर अपराधी पहुंचे थे, एक बाइक पर सवार था, दूसरा अंदर आकर के गोलियां चलाता और वापस बाइक पर बैठ करके फरार हो जाता है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं है कौन लोग थे। पुलिस अभी भी अंदाजे लगा रही है, जिन पर शक है उनको बुलाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन सटीक तरीके से अभी तक पुलिस कोई एक दिशा तय नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ा सवाल जो पुलिस पर लगातार बना रहेगा, उस सवाल से बच नहीं सकती ना पुलिस ना सरकार कि ऐसे परिवार की सुरक्षा हटाई किसके आदेश पर गई, और अगर जिसके आदेश पर हटाई गई तो क्या वो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल अनुराग, रहिए आप हमारे साथ। शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में देखिए अब सियासत भी तेज हो गई है। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है, और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा, और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਥੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਠੋਰ ਤੋਂ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से इस घटना को देखते हैं? क्या आतंकवाद फिर पनपने लगा है? ये इस बात की ओर इशारा करता है। बलविंदर सिंह कल शहीद हो गए। ये वो बलविंदर सिंह है जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ झंडा गाड़ के रखा। 20 से ऊपर आतंकवाद के दौर पे आतंकवादियों के हमलों को झेला। एक समय तो 200 आतंकवादी पंजवड़ ग्रुप के इनके घर पे अटैक करने आए और उनके अटैक का भी सामना किया और इस कारण से इनको और इनके परिवार को शौर्य चक्र से नवाजा गया। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस की टोटल नाकामी है, फेलियर है। पंजाब सरकार चीफ सेक्रेटरी से लेकर तहसीलदार तक, पंजाब पुलिस डीजीपी से लेकर एसएचओ तक, पंजाब कांग्रेस के पॉलिटिकल एजेंडे को कैप्टन अमरिंदर को 2022 में रिपीट करने के लिए उस एजेंडे को फुलफिल करने में बिजी है, लेकिन पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था की उनको कोई चिंता नहीं है। पंजाब सरकार अपने कांग्रेसी लोगों को सिक्योरिटी कवर देती है, लेकिन शौर्य चक्र प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह जैसे लोग जिनकी जान को सही मायने में खतरा है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो मैं समझता हूं कि बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी जब सिक्योरिटी कवर वापस ले लिए गए तो इस कत्ल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और पंजाब पुलिस सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवार है। अनुराग, देखिए सियासत तो शुरू हो चुकी है और वहीं कांग्रेस के जो नेता सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपराधी जो भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिसने सुरक्षा हटाई या हटवाई उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या लॉजिक था इस सुरक्षा को हटाने का, वो समझने की जरूरत है। और अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर जिस अधिकारी ने ये फैसला किया वो अधिकारी जिम्मेदार है और उसके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। तभी आगे की जांच पर यकीन किया जा सकता है, परिवार को तभी यकीन होगा। आप खुद सोचिए कि जो इस इलाके के डीएसपी हैं, जो पुलिस में लगातार जाँच जो करते रहे हैं, वो अगर एसआईटी के सदस्य हैं, जो कि सुरक्षा जिनकी निगरानी में जिनके रहते हुए हटाई गई, तो उस एसआईटी से क्या उम्मीद परिवार करेगा? तो ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब नेताओं को सुरक्षा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं को सुरक्षा है, छोटे छोटे पंचायत स्तर के नेताओं को सुरक्षा मिली हुई है, तो ऐसे परिवार को जिसमें 4 शौर्य चक्र विजेता है, जिसमें आतंकियों से लगातार खतरा था, क्या बेसिस हो सकता है? आप खुद सोच करके देखिए कि खालिस्तानी अटैक क्या उसकी जो उम्मीद थी वो कम हो गई? क्या उसका जो शंका थी वो कम हो गई? नहीं। लगातार पार्लियामेंट में अमित हमारे सहयोगी हैं, वो भी बता रहे थे लगातार कि लगातार संसद में ये कहा जा रहा था कि इस तरीके के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। तो फिर उनके टारगेट पर जो सबसे बड़े हैं, अब आप देखिए, अब यहाँ पर जो तमाम जो ये आपको नजर आएंगे, अब सुरक्षाकर्मी भी नजर आएंगे, अब पुलिस के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, प्रशासन के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पहले सुरक्षा क्यों हटाई गई, इस बात को लेकर के बड़ा सवाल है। तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने कि देखा कॉमरेड बलविंदर सिंह को मुकाबला करते हुए आतंक का। आप लोगों ने तो उनके जीवन को देखा यहाँ पर, किस तरीके से देखते हैं ये सरकार जो सुरक्षा हटाई जिस तरीके से सरकार ने, क्या जिम्मेदार मानते हैं उस बात? बिल्कुल जी, बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सुरक्षा ना हटाउंदे साडे साथी का नुकसान नहीं होना। ये सरकार की मिली भुगत आ, बहुत धक्का आया। साडा लीडर कदों लीडर बनता जाके इन्हें बहुत धक्का किया। जे इनू गनमैन प्रोवाइड किए होंगे क्यों नुकसान होंदा? हुण गनमैन का सानू इन्हें कर्मचारियों का की फायदा जो साडा साथी मर गया। आप लोगों को भी लगता है कि सुरक्षा अगर मिलती तो ये नहीं होता? ठीक है जी, सुरक्षा मिलती बहुत एक नुकसान नहीं हुआ। तो साफ तौर पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ और अगर सुरक्षा होती तो इस तरीके की घटना नहीं हो सकती थी। और मैं आपको बार बार वो तस्वीर भी इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक ही एंट्री पॉइंट है इस घर में, और यहाँ पर अगर एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात होता तो इस तरीके से जो घटना हुई है, जो टारगेट किलिंग हुई अंदर आकर के, वो पॉसिबल नहीं था किसी भी तरीके से यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर उन तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है जिनकी निगरानी में, जिनकी देखरेख में ये सुरक्षा हटाई गई। और सबसे बड़ा सवाल लगातार यही बना रहेगा कि क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए अमित,
सवाल यहाँ पर ये भी एक पहले तो महत्वपूर्ण सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिरकार सुरक्षा क्यों हटाई गई, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो सरकार को बताना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट की इनपुट जो है वो सरकार को लगातार मिल रही थी, संसद में भी इस बात का जिक्र हुआ। जब आपको इसके इनपुट्स मिल रहे हैं, बावजूद इसके आप बलविंदर सिंह की हटा लेते हैं सुरक्षा। देखिए, एक टर्म होता है जब भी किसी महत्वपूर्ण शख्स की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं केंद्रीय एजेंसियां और राज्य एजेंसियां, वो शब्द होता है सिक्योरिटी ऑडिट। सिक्योरिटी ऑडिट हमेशा हर एक शख्स का किया जाता है जो जिसको सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। तो साफ तौर पर हम अनुराग जैसा बता रहे थे कि इनकी सुरक्षा हटा ली गई थी, तो इस प्राइमा फेसाई इसमें ये लगता है कि सिक्योरिटी ऑडिट कम से कम कॉमरेड बलविंदर के केस में यहाँ पर हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे इनपुट आते तो कम से कम एक बेसिक इंतजाम तो किए जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए थे कि आखिरकार सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था, किसके आदेश पर सुरक्षा हटाई गई थी और क्या रिपोर्ट उनके बाबत समय समय पर स्थानीय प्रशासन बना रहा था उनकी सुरक्षा को लेकर। जी नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। और नीतीश, देखिए जिस तरीके से अमित बता रहे हैं, बड़ा सवाल तो यही है कि अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई सिक्योरिटी ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, बिना ये हुए आप सिक्योरिटी हटा लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस का जो इस तरह के केसेस में जो पिछले कुछ साल से पंजाब में टारगेटेड किलिंग चल रही है, चाहे वो राइट विंग के लोगों की हत्या हो या आरएसएस के लोगों की हत्या हो, फिर कोई और हत्या, पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड केस को शॉर्ट आउट करने में, वर्कआउट करने में बड़ा ही पुअर रहा है। और शायद इसी वजह से इन सारे केसेस को करीब करीब 8 से 9 केसेस को जो हत्या हुई है एनआईए को सौंप दिया गया। और लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है उसको अनर्थ करने के लिए मुझे लगता है रिकॉर्ड को देखते हुए ये किसी बड़ी सेंट्रल एजेंसी को देनी चाहिए, एनआईए को भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है ये हत्या की गई है। और इसमें जो ट्रेंड पैटर्न देखा गया है, लोकल क्रिमिनल्स और जो बाहर बैठे टेररिस्ट हैं, चाहे वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू हो या परमवीर सिंह पम्मा हो, ये सारे लोगों का कहीं ना कहीं हाथ होता है जो एनआईए की चार्जशीट बताती है, और पाकिस्तान से इनको फंडिंग होती है। तो लार्जर पिक्चर के लिए, लार्जर कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करने के लिए एनआईए को ये प्रोब देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसा कि पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड रहा है इन्वेस्टिगेशन के मामले। लेकिन अनुराग, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने अब से थोड़ी देर पहले डीएसपी से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं, जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? क्योंकि देखिए अभी तक कोई सुराग तक नहीं मिला है कि आखिरकार वो कौन लोग थे। देखिए बिल्कुल दोनों तरीके से, कि पहले जिस तरीके से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरा कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आप गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर दराज का इलाका, मैं आपको तस्वीर दिखाई देता हूं, मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये आप गांव देहात में बहुत दूर दराज का कोई इलाका है। ये एक मुख्य सड़क है, यहाँ पर पूरी आवाजाही है, सामने ये मेन रोड है। यहाँ से अगर आप इतनी आसानी से किसी पर टारगेटेड अटैक करके, किसी के घर में घुसकर उसकी हत्या करके अगर आप फरार हो सकते हैं और पुलिस के पास 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान, और बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या सही दिशा में चल रहा है या नहीं, क्या कैपेबिलिटीज हैं या नहीं, क्या जिस तरीके से नीतीश बात कर रहे हैं कि क्या इसको कोई किसी सेंट्रल एजेंसी को दिया जाना चाहिए जो इसको अनर्थ कर सके कि पूरी ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कॉमरेड बलविंदर थे, ये एक सिंबल थे, ये एक टेररिज्म के खिलाफ उस पूरे दौर में लड़ाई के सिंबल थे कि ये टेररिज्म को मुंहतोड़ जवाब देने वाले लोग हैं, और इन पर अगर टारगेटेड अटैक होता है तो वो मैसेजिंग है, मैसेज देने की कोशिश है कि अब जो ताकतें सिर उठा रही हैं इस तरीके की, वो ऐसे लोगों को टारगेट करने की। ठीक है अनुराग, आप रहिए हमारे साथ। तरन हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और अब बात एक खास खबर की, क्योंकि अब आपके लिए खुशियों का दरवाजा खुल गया है। Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो गया है। बड़ी डील, शानदार ब्रांड के साथ कीजिए ढेर सारे शॉपिंग। खुशियों का दरवाजा खोले Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के साथ। ये है आज की टॉप 10 डील्स। Redmi Note 9 अब 10,999 रुपए में। OnePlus Y सीरीज स्मार्ट एंड्रॉइड टीवीज की शुरुआत 13,999 रुपए से।
सैमसंग गैलेक्सी M21 की कीमत 12,999 रुपए से शुरू। इंटेल कोर i3 10th Gen विंडोज लैपटॉप्स पाए 30,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर। फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स 15,990 रुपए से शुरू। 12,499 रुपए में अब एक्वागार्ड मार्वल वाटर प्यूरिफायर्स। Amazon Great Indian Festival live now. न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।